वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो कि जुलाई माह के एक महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो पहला आपका 1 जुलाई को क्या होता है, तो वो होता है आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और अगला इंपॉर्टेंट है आपका विश्व जनसंख्या दिवस जो कि होता है 11 जुलाई का। और विश्व जनसंख्या दिवस की थीम भी आपको याद रखनी है, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है ना। तो फर्टिलिटी पे जो है कोविड-19 पैंडेमिक का क्या प्रभाव पड़ा है, ये इस बार की विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है। मलाला दिवस आपका 12 जुलाई को होता है। मलाला यूसुफजई के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब होता है, तो ये होता है आपके 17 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस कब होता है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। तो नेल्सन मंडेला दिवस जो है आपके 18 जुलाई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है आपके 20 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये आपका राष्ट्रीय है, तो ये आपके 23 जुलाई को होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखना। कारगिल विजय दिवस आपके 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक, 26 जुलाई को। और विश्व मैंग्रोव दिवस, मैंग्रोव आप सबको पता है कि भारत में मैंग्रोव वन जो हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो। विश्व मैंग्रोव दिवस होता है आपके 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस जरूर याद रखिएगा 26 जुलाई को। सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस इस बार कब मनाया, तो ये मनाया गया आपके 27 जुलाई को, ठीक है ना। तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी सीआरपीएफ की। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब होता है, तो ये होता है आपके 28 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपके 29 जुलाई को। और इसका जो है आपका थीम आपको याद रखना जरूरी है। इसकी थीम क्या है, दियर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स, ठीक है। तो दियर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स, ये किसका जो है थीम है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का है जो कि कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ओके, तो अब देखते हैं हम पहला जो है करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका, वो देखते हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो है ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। तो विवेक राम चौधरी को वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। इसके बाद अगला है कि एयर चीफ मार्शल, जिनका, और ये कौन है, एयर चीफ मार्शल हैं आपके राकेश कुमार भदौरिया, किसके, एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं उनको एयर चीफ मार्शल बोला जाता है। तो ये जो है कौन थे, विवेक राम चौधरी, इन्हें उप प्रमुख बनाया गया है। जबकि अगर प्रमुख पूछा जाएगा चीफ कौन है, तो वो हैं आपके राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसीलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये वाला दिवस भी आप याद रखना, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने एक जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इसमें जो है भारत किस स्थान पे है, तो 10वें स्थान पे। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो 10वें स्थान पे जो है इसको रखा गया है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 नहीं है, पॉइंट 3 है। उड़िया के कवि यानी कि ओडिशा के कवि हैं जिनका नाम क्या है, रवि राजेंद्र किशोर पांडा। इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग राजेंद्र किशोर पांडा का नाम याद रखना। और ये किसके लेखक हैं, तो ये उड़िया मतलब कि ओडिशा में जो ओडिशा के जो है कवि हैं। ओके, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ये भारत के नहीं है, अमेरिका के हैं, ठीक है ना। अमेरिकी आपको लिखा याद रखिएगा आप लोग। अभिमन्यु मिश्रा मतलब ये इंडिया मूल के हैं लेकिन अमेरिका में जाके बस गए हैं, तो अब इनके पास अमेरिका की नागरिकता है। तो अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो दुनिया का है ना, ये दुनिया का है, ठीक है। तो विश्व का जो सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो कौन है, अभिमन्यु मिश्रा। कहाँ के हैं, अमेरिका के, और भारतीय मूल के हैं। ओके, अगला पॉइंट है सुधर्मा। सुधर्मा क्या है, तो सुधर्मा के बारे में आप लोग याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि सुधर्मा जो है ये दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है, यानी कि जो है डेली इसका प्रकाशन किया जाता था। एक संस्कृत अखबार है, दुनिया का एकमात्र संस्कृत अखबार है जिसका नाम था सुधर्मा। और इसके संपादक थे केवी संपत कुमार, और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका तो निधन हो गया, लेकिन आप लोग नाम जो इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा सुधर्मा का, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है। और केवी संपत कुमार इसके संपादक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और इसका मुद्रण और प्रकाशन कहाँ से किया जाता था, तो ये किया जाता था मैसूर। मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटका में। ओके, अगला देखिए पॉइंट नंबर 6 में हम आते हैं।
उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है आप सब जानते हैं, वो है मनोज सिन्हा। इन्होंने महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम क्या है, हौसला, इंस्पायरिंग द ग्रोथ, ये इसकी जो है टैगलाइन है। तो हौसला जो कार्यक्रम है ये महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा के द्वारा स्टार्ट की गई है। शोधकर्ताओं ने पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज की है। तो ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज भारत में जो है कहाँ पे की गई है, तो वो की गई है उत्तराखंड के जंगलों में। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ओके, अब अगला है आपका, फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि इसमें भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने के लिए सक्षम जो है ये बनाएगा। कौन सा एप्लीकेशन, शॉप्सी, ठीक है ना। तो ये फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है। और फ्लिपकार्ट के सीईओ जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे पूछा नहीं जाएगा आपके हाल ही के एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप नाम जरूर याद रखना, ठीक है। कल्याण कृष्ण मूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ। अगला है आपका पॉइंट नंबर 9 है कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, तो ये जो है इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। तो ये जो है ये क्या है, अपने देश में बनाया गया है ड्रोन से सुरक्षा करने के लिए जो है एक जो है आपकी टेक्नोलॉजी है आपका, जिसका नाम क्या रखा गया है, इंद्रजाल। इसको जो है हैदराबाद में ग्रेने रोबोटिक्स ने बनाया है और यह हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। तो इंद्रजाल क्या है, ये आप लोग याद रखना, सीधा सीधा बस खाली इतना ही पूछा जाएगा। इंद्रजाल क्या है, ये है स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है, ठीक है ना। ओके, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। तो कहाँ पे अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला राष्ट्रपति द्वारा रखी गई, तो वो रखी गई उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के एग्जाम वाले इसको जो है याद रख सकते हैं। और इसमें जो है डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो 25 फीट ऊंची प्रतिमा जो है कहाँ पे लगाई जाएगी, अंबेडकर स्मारक, ठीक है ना। और अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो वो घोषित किया गया किसे, चीन को, ठीक है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया किसको, चीन को। और अगला पॉइंट है कि पैरा हाई जंपर, ये हाई जंपर हैं याद रखना, मरियप्पन थंगामेलू एक जो है आपके पैरा एथलीट हैं, ठीक है ना। 24 अगस्त से शुरू होगा कौन सा, टोक्यो पैरालंपिक। ओलंपिक्स तो खत्म हो गए हैं, तो 24 तारीख से टोक्यो पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं। तो उसमें भारतीय दल का ध्वजावाहक नामित किया गया है किसको, तो वो नामित किया गया है मरियप्पन थंगावेलु का, ठीक है ना। तो ये पैरालंपिक में जो है ध्वजवाहक रहेंगे भारतीय टीम के। अगला पॉइंट है आपका, एक नई जो है जंपिंग स्पाइडर प्रजाति मिली है जिसका जो है नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है, तो वो आपके 26/11 में जो शहीद हुए थे जिनका नाम था तुकाराम ओम्बले, ठीक है ना। ये कांस्टेबल थे, इन्हीं के नाम पे जो है जो नया स्पाइडर की प्रजाति मिली है उसका नाम रखा गया है ICS तुकारामी, ठीक है। तो इसका नाम ICS तुकारामी रखा गया है और ये क्या है, एक स्पाइडर यानी कि मकड़ी की प्रजाति है। इस सतीश अग्निहोत्री, इनको क्या किया गया है, इनको नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन का प्रबंध निदेशक, ठीक है ना। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन का प्रबंध निदेशक कौन है, सतीश अग्निहोत्री। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में आप क्या याद रखेंगे, तो 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है बाजार पूंजीकरण और मतलब कि 50,000 से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है कौन, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक दुनिया का सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, भारतीय सेना प्रमुख जनरल MAM नरवणे, तो ये इनका फुल नाम है आपका मनोज मुकुंद नरवणे और ये भारतीय सेना के प्रमुख हैं। इन्होंने इटली में जो है भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है इटली में, ओके। भारतीय मूल की महिला है जिनका नाम है शिरीष बांदला और इन्होंने जो है इनको जो है वर्जिन गैलेक्टिक जो है एक कंपनी है जो कि स्पेस में लोगों को भेजती है, इसके VS यूनिटी में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेंगी। आप ये याद रखना कि कौन सी भारतीय जो है अभी अंतरिक्ष की यात्रा पे गई थी, तो वो थी आपकी शिरीष बांदला, ओके। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 18 पॉइंट,
अगला पॉइंट है कि भारत की महिला क्रिकेटर जिनका नाम आप सब जानते हैं मिताली राज, इन्होंने सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो याद रखना कि भारत की क्रिकेटर है मिताली राज और सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है, वो है मिताली राज। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, भी आपको बताया गया था। इन्होंने क्या किया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी पहले जो है क्या थी आपकी श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी जम्मू रखी रहती थी आपकी जम्मू कश्मीर की। इसमें क्या होता था कि कार्यालयों का स्थानांतरण होता था, यानी कि जो है आपकी जब श्रीनगर को बनाया जाता था तो सारा का सारा जो है वहाँ से ऑफिस का हर सामान उठा के जो है श्रीनगर में ले आया जाता था। फिर उसके बाद जब जम्मू को राजधानी बनाया जाता था तो सारा सामान उठा के जम्मू ले आया जाता था। तो इसको जो है क्या कहा जाता था, इसको दरबार मूव कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये 149 साल पुरानी परंपरा थी, इसको जो है समाप्त कर दिया गया औपचारिक रूप से। किसके द्वारा, तो मनोज सिन्हा के द्वारा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस राज्य में दरबार मूव की परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया, तो वो आप याद रखना जम्मू और कश्मीर। ठीक है ना। तो जम्मू और कश्मीर में जो है ये दरबार मूव की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर क्या कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है ना। तो पहले जो है ये सेवानिवृत्ति की आयु जो कि एलआईसी के जो अध्यक्ष होते थे उनकी आयु पहले 60 वर्ष थी, 60 वर्ष में वो सेवानिवृत्त तो होते थे, लेकिन अब ये बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 62 वर्ष। और वर्तमान में जो है एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट करके बताना, या फिर मैं बता देता हूँ, MR कुमार। ठीक है ना। ओके। अगला देखते हैं हम। अगला आपका कि कर्नाटक के जो है नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं 8 राज्यों में। ठीक, तो 8 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए गए, और राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, आप सबको पता है, राष्ट्रपति करता है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। पहले आपको जो है ये पॉइंट आपको बता दिया गया है, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए। कर्नाटक में थावरचंद गहलोत को बनाया गया है, मध्य प्रदेश में मंगूभाई छगन लाल पटेल को, और मिजोरम में कौन बने हैं, तो वो बने हैं डॉक्टर हरिबाबू कमभमपति। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया है। ओके। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में। गोवा में किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है PS श्रीधरन पिल्लई को। त्रिपुरा में बनाया गया है सत्यदेव नारायण आर्य को, झारखंड में रमेश बैस को, और हरियाणा में बनाया गया है किसको, तो हरियाणा में बनाया गया है बंडारू दत्तात्रेय को। ठीक है ना। तो ये 8 राज्यों में राज्यपाल बनाए गए हैं। एक बार आप लोग कहीं लिख के इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। हो सकता है आपके आगामी एग्जाम्स में ये जरूर पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि ये अभी हाल ही में बनाए गए थे। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम क्या है, निपुण भारत कार्यक्रम। तो निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को 2026 से 27 ईस्वी तक क्या हो कि ग्रेड 3 मतलब कि क्लास 3 के अंत तक उनको मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, यानी कि थोड़ा बहुत उनको मैथमेटिक्स और उनकी साक्षरता जो है बन जाए। इसको जो है सुनिश्चित करने के लिए ये निपुण भारत कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। निपुण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरेसी। ठीक है ना। तो वो आज थोड़ा बहुत पढ़ सकें, और वो जो है मैथमेटिक्स यानी कि अंक गणित में थोड़ा बहुत उनको न्यूमेरेसी का ज्ञान हो जाए। ठीक है ना। तो ये ग्रेड 3 तक के लिए उद्देश्य लक्ष्य रखा गया है निपुण कार्यक्रम का। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को जो है लॉन्च किया गया है। बोल्ड का फुल फॉर्म क्या है, बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। ठीक है ना। तो शुष्क वाले क्षेत्रों में जो है कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट बोल्ड। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है, तो आप याद रखना कि प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है, बांस से है। ओके। अगला देखिए पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधन किया है, और इस वैश्विक बैठक में 142 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये आपका कोविन क्या है, तो कोविन जो है आप सब जानते हैं कि आपके ये वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट अलॉट किया जाता है इस वाले एप्लीकेशन से। ठीक है ना। तो इसको जो है और देशों में भारत ने लॉन्च करने की योजना बनाई है, इसीलिए ये बैठक की गई थी। इसमें 142 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। DRDO ने हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी जिसका नाम क्या है, लॉरस लैब्स को भारत में कोविड-19 दवा डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG जो जिसकी खोज किसने की थी, DRDO ने की थी जून में। ठीक है ना। उसको अब बनाने का जो है लाइसेंस दे दिया गया है किसको, लॉरस लैब्स को। और ये लॉरस लैब्स कहाँ की है, तो ये है हैदराबाद की कंपनी। तो अब लॉरस लैब्स जो है ये दवा बना करके बेचेगी मार्केट में। ओके। 10 मार्च को लद्दाख में आरंभ हुआ भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान आर्मेक्स
21, ठीक है ना। तो ये जो 10 मार्च से ये स्टार्ट किया गया था लद्दाख में एक स्कीइंग अभियान था जिसका नाम क्या था, आर्मेक्स 21। और ये कब पूरा हुआ, ये 6 जुलाई को उत्तराखंड के मालरी में पूरा हुआ, ठीक है ना। तो आर्मेक्स 21 आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आर्मेक्स 21 क्या है। तो ये भारतीय सेना का एक स्कीइंग अभियान था जो कि 10 मार्च से शुरू हुआ था लद्दाख से, और ये ख़त्म कहाँ पे हुआ, 6 जुलाई को उत्तराखंड के मालरी में इसका जो है समापन किया गया। ओके। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री जिनका नाम क्या है, गिरिराज सिंह, इन्होंने भारतीय एक्वा किसानों यानी कि जो मछली या फिर जो है समुद्री जीवों से रिलेटेड जो आपके किसान हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, मत्स्य सेतु, ठीक है। तो मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया है एक एप्लीकेशन किसके लिए, एक्वा किसानों के लिए, ठीक है ना। ताकि वो जो है अगर मछली पालन वाले हैं तो वो अपनी मछली को जो है ऑनलाइन जो है मत्स्य सेतु ऐप के जरिए जो है खरीदारों तक पहुंचा सकें। गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट जिसका नाम क्या है, खादी प्राकृतिक पेंट, और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो नितिन गडकरी को। तो आप ये याद रखना कि गाय के गोबर से ये जो है पेंट बनाया गया है सबसे पहले जो है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, खादी प्राकृतिक पेंट इसका नाम रखा गया है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नितिन गडकरी को। ये आपके कैबिनेट मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। जयपुर में बनेगा क्या, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा जो कि जयपुर में बनेगा, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो वो नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में कौन है। ओके। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जिनका नाम क्या था, दिलीप कुमार, ठीक है। इनको ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था, ट्रेजेडी किंग, ठीक है। तो ट्रेजेडी किंग जो है इनको कहा जाता था। तो इनका हो गया 98 वर्ष की आयु में निधन। दिलीप कुमार जो है क्या है, अभिनेता है। तो याद रखना दिलीप कुमार क्या है, तो दिलीप कुमार एक अभिनेता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया जिसमें क्या किया गया कि 43 नेताओं को मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई गई। 43 नेताओं को मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई गई या उनके विभाग बदले गए, ठीक है। कुल 15 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। तो 15 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और 28 जो है राज्य मंत्री बनाए गए हैं नए, जो है जो अभी अभी कैबिनेट में जो है फेरबदल किया गया है। तो इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्रियों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। सारे 43 के बारे में नहीं जानकारी दी है, लेकिन एक नाम आप याद रखना, सहकारिता मंत्री, ये किसको बनाया गया है, अमित शाह को। आपको पता है कि अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री भी हैं। तो ये सहकारिता मंत्रालय नाम का एक नया मंत्रालय बनाया गया था। ओके। तो उसके जो है जो सहकारिता मंत्रालय नाम का नया मंत्रालय बनाया गया था, ये नया मंत्रालय है और ये नए मंत्री हैं, ठीक है। ये पहले मंत्री हैं सहकारिता मंत्रालय के। तो अमित शाह का नाम आप गृह मंत्री के अलावा सहकारिता मंत्री के रूप में भी जानेंगे। ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ओके। अगला पॉइंट आपका है कि शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान को। इसके पहले आप जानते हैं कि पोखरियाल निशंक थे, लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान हो गए हैं। आयुष मंत्री कौन है, तो आयुष मंत्री जो है पहले श्रीपद यसो नायक थे, लेकिन वर्तमान में जो है किसको बनाया गया, सर्बानंद सोनोवाल को। तो सर्बानंद सोनोवाल पहले कहाँ के आपके मुख्यमंत्री थे, तो ये थे असम के मुख्यमंत्री, लेकिन अब इनको जो है आयुष मंत्री और बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री भी बनाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री किसको बनाया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ये आप जरूर याद रखना क्योंकि ये जो है पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब वर्तमान में भाजपा में है। इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, ठीक है, इसलिए आप इनका नाम याद रखना। रेल मंत्री जो है बदले गए हैं, तो रेल मंत्री का नाम क्या है, अश्वनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री बनाए गए हैं, नए रेल मंत्री। इसके अलावा इनको जो है कौन सा और मंत्रालय दिया गया है, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अश्विनी वैष्णव को। ओके। तो ये आप याद रखना। इसके अलावा कानून और न्याय मंत्री किसको बनाया गया है, तो कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है किरण रिजिजू को। तो पहले जो किरण रिजिजू थे ये जो है खेल मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में जो है क्या बना दिया गया इनको, कानून और न्याय मंत्री, ठीक है ना। तो खेल मंत्री किसको बनाया गया, जब इनको कानून और न्याय मंत्री बनाया गया, तो खेल मंत्री बनाया गया है किसको, वो बनाया गया है अनुराग ठाकुर को, ठीक है ना। तो अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया गया है, युवा मामले और खेल मंत्री। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री भी कौन है, तो वो हैं आपके अनुराग ठाकुर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए हैं नए, तो स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखना मनसुख मांडविया।
तो मनसुख मांडविया को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। ओके, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसको बनाया गया है? ये वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है, जो पहले थे थावरचंद गहलोत, इनको जो है कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। अभी आपने ऊपर देखा था थावरचंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल बने थे, तो अब उनके जो है मंत्रालय का पद किसको दिया गया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। खेल मंत्री के बारे में आपने देख ही लिया, अनुराग ठाकुर। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पशुपति कुमार पारस को। ओके, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। इसके अलावा आपके नारायण राणे कौन से मंत्री बने हैं? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, यानी कि एमएसएमई जो है मंत्रालय किसके पास है? नारायण राणे के पास। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपका हैती के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था? जोवेनल मोइस। इनको क्या किया गया कि इनकी घर में घुस करके हत्या कर दी गई है गोली मार के। ठीक है, तो हैती के राष्ट्रपति की घर में घुस करके हत्या कर दी गई। आप याद रखना कि जोवेनल मोइस जो है इनकी घर में हत्या कर दी गई और ये राष्ट्रपति थे हैती के। ओके, एन वेणुधर रेड्डी ने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है एन वेणुधर रेड्डी को। ओके, ऑल इंडिया रेडियो इंपॉर्टेंट जो है संस्था होती है, तो इसके महानिदेशक का नाम आप याद रखना, एन वेणुधर रेड्डी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? संसद मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है, आपने विविध भारती पे कई बार सुना होगा, संसद मार्ग नई दिल्ली से बोल रहे हैं। ओके, तो एन वेणुधर रेड्डी आप याद रखना ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में। अगला पॉइंट है कि विद्या बालन के नाम पर जो है भारतीय सेना ने कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। ठीक है, तो फायरिंग रेंज थी, उसका नाम जो है विद्या बालन के नाम पे रखा है। किसने? भारतीय सेना ने। ओके, तो भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या है? कौशिक बसु। इनको अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किस जो है भारतीय अर्थशास्त्री को दिया गया? तो वो दिया गया है कौशिक बसु को। ठीक है ना। अगला पॉइंट है 2022 फुटबॉल महिला एशियाई कप की मेज़बानी जो है कौन करेगा? तो आप सब जानते हैं कि 2022 का जो फुटबॉल महिला एशियाई कप होगा, एशियाई कप है, ठीक है ना, तो ये भारत में होना था और इसकी जो है मेज़बानी करेंगे मुंबई और पुणे। ठीक, तो मुंबई और पुणे के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी 2022 के महिला एशियाई कप का। फुटबॉल कप है, ये याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन। तो वीरभद्र सिंह जो है ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद एक और नाम याद रखना कि केशव दत्त जो कि हॉकी के दिग्गज थे, ये ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण विजेता टीम के हिस्सा थे, इनका भी जो है निधन हो गया। ठीक है, तो ओलंपिक में स्वर्ण विजेता टीम के हिस्सा थे हॉकी के दिग्गज, जिनका नाम क्या था? केशव दत्त, इनका भी निधन हो गया है। तो आप याद रखना केशव दत्त कौन है? तो ये हॉकी खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला किया है। तो अब याद रखना कि वित्त मंत्रालय में अब कितने विभाग हो गए हैं? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अब 6 विभाग शामिल हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये करंट के साथ साथ आपका जो है पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखना कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अब जो है 6 विभाग शामिल हैं। ओके, तो जो नया विभाग जोड़ा गया है वो कौन है? भारतीय सार्वजनिक उद्यम विभाग। ओके, डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ पे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है डेनमार्क में। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया। तो भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है गुजरात में गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। ओके, अगला पॉइंट, केरल सरकार ने 1 नवंबर तक खुद का अपना ओवर द टॉप या OTT प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है? जैसे आप नेटफ्लिक्स, अमेजन जो है कि अमेजन प्राइम का जो वीडियो वाला सर्विसेज हैं, या फिर हॉट स्टार है, तो डिज्नी हॉट स्टार है, तो ये सब क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है। तो केरल सरकार खुद का जो है एक OTT प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा कर चुकी है कि 1 नवंबर तक वो अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। ओके, भारतीय नौसेना पोत, जिसका नाम क्या था? INS तबर, इसने जो है हाल ही में इटली नौसेना की फ्रंट लाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो इटली की सेना के साथ जो है किस INS ने जो है भाग लिया? तो वो था आपका INS तबर। ये आपका भारतीय नौसेना एक पोत है। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श नाम की जो है एक योजना को मंजूरी दी है, और ये योजना किसके लिए है? तो रक्षा पेंशन की मजबूरी है।
ये इसमें क्या है कि जो भारतीय सेना में जो लोग थे उनको जो है उनकी पेंशन प्रणाली को जो है मजबूत करने के लिए स्पर्श को जो है स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे अमेज़न ने भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। तो अमेज़न का पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्च किया है गुजरात के सूरत में, और इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया है। अमेज़न के सीईओ अभी बदल गए हैं, याद रखना, पहले जेफ बेजोस थे लेकिन अब कौन है, एंड्रयू आर जेसी। तो इनका नाम आप याद रखना, एंड्रयू आर जेसी जो हैं वर्तमान में जो है अमेज़न के सीईओ हैं। और अमेज़न की स्थापना कब हुई थी, तो अमेज़न की स्थापना 1994 में हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। भारत का प्रथम मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम जो है ये बंगलुरु स्टेशन पर स्थापित की गई है। तो चल सुरंग एक्वेरियम क्या है, तो ये चल सुरंग एक्वेरियम क्या है कि आप स्टेशन से जब बाहर जाते रहेंगे तो आपको ऐसे ऊपर जो है एक पानी का पूरा एक्वेरियम टाइप का दिखेगा, तो एक सुरंग टाइप की होगी, उसके अंदर से आप बाहर जाएंगे। तो इसके लिए जो है 25 रुपये का टिकट भी लगाया गया है कि आप उस वाले जो है सुरंग से अगर स्टेशन के बाहर जाएंगे आप जो है एक्वेरियम देखते हुए, तो आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे, या फिर आप बाहर दूसरे गेट से जा सकते हैं। ओके। तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया बेंगलुरु में। भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हुआ मणिपुर, यानी कि मणिपुर में अब तक जो है रेलवे लाइन नहीं थी। ठीक है, ये पहली बार जो है मणिपुर में रेलवे लाइन पहुंची है। तो राज्य में, मणिपुर राज्य में पहली यात्री ट्रेन पहुंची है कहाँ से, असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से, जो है मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ जो है रेलवे स्टेशन पे ये पहली बार पहुंची। तो आप याद रखना कि भी हाल ही में कौन से राज्य में पहली बार रेलवे ट्रैक पहुंचा है, रेलवे पहुंची है, तो वो है आपका मणिपुर राज्य। ठीक है। आपको पता होगा मैरी कॉम का नाम आप जानते होंगे, मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, तो वो मणिपुर से ही संबंधित है। नितिन गडकरी ने नागपुर में भारत के पहले निजी, ये याद रखना निजी यानी कि प्राइवेट एलएनजी है, लिक्विड नेचुरल गैस का जो है ये प्राइवेट संस्थान है। तो प्राइवेट संस्थान जो कि भारत में पहला खोला गया है कहाँ पे, नागपुर में। ठीक है ना। और ये किस कंपनी के द्वारा खोला गया है, तो ये वैद्यनाथ कंपनी जो है आपका जो है वैदिक दवाइयाँ बनाती है। तो वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह के द्वारा जो है इसको खोला गया है कहाँ पे, लखनऊ, नागपुर में। ओके। तो एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस है और ये प्राइवेट पहली बार खोला गया है। इसका उद्घाटन किसने किया, नितिन गडकरी ने। अगला पॉइंट है आपका उत्तराखंड के देहरादून में देवबंद क्षेत्र में, आप याद रखना बस डायरेक्ट ये कि भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान जो है उत्तराखंड में, या फिर आप देहरादून के देवबंद क्षेत्र में जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है। तो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान उत्तराखंड के देहरादून के देवबंद क्षेत्र में। क्रिप्टो गेमिक का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो गेम का मतलब हो गया छिपा हुआ प्रजनन, यानी कि क्रिप्टो गेम में आपके शैवाल, ब्रायोफाइटा और आपके लाइकेन, फर्न और कवक, ये सभी जो है क्रिप्टो गेम के प्रसिद्ध समूह हैं। ओके। तो याद रखना ये सभी जो है क्रिप्टो गेम से संबंधित है। तो इन्हीं से संबंधित पहला जो है क्रिप्टो गेमिक उद्यान खोला गया कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राज्यपाल आप जानते हैं वे बेबी रानी मौर्य हैं, और वहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी यानी कि आपका जो है भारत में जो है जो एक नया कानून आया था उसके हिसाब से जो आप शिकायत अधिकारी रखोगे किसी कंपनी के लिए वो भारत का ही होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है निवासी शिकायत यानी कि रीजनल ग्रीवेंस ऑफिसर। ठीक है ना। तो ये किसको बनाया गया है, ट्विटर की ओर से ये बनाया गया है विनय प्रकाश को। इसके पहले जो है फेसबुक और व्हाट्सएप ने भी इसकी नियुक्ति की है, और उसके बारे में आपको जून वाले करंट अफेयर्स में बताया जा चुका है। अगर आपको नाम याद हो तो आप कमेंट में जो है नाम उनका बताइएगा। इटली की अध्यक्षता में तीसरी G20 वित्त मंत्री बैठक में शामिल हुई निर्मला सीतारमन। इसको मैं बताने का मेरा केवल एक उद्देश्य है कि जो G20 की 2021 में बैठक होगी वो सारी बैठक कहाँ पे होगी, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, तो उसकी अध्यक्षता करेगा इटली। तो बस आप याद रखना कि आपसे यही पूछा जाएगा कि G20 की 2021 में अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है इटली। ओके। इसके अलावा ये आपका चैम्पियनशिप है विम्बल्डन और ये आपके जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, आप सबको पता है। तो विम्बल्डन जो है पिछले साल जो है आपका इस साल का जो है विम्बल्डन 2021 का, इसमें जो है नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो और ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके सर्बिया के। और महिला में जो हैं ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीत हासिल की है। तो विम्बल्डन आप याद रखना। इसके अलावा आप याद रख लेना कौन सा, आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। ठीक है।
आप लोग क्या करेंगे, चैनल के कम्युनिटी वाले टैब में जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे जो चैंपियनशिप है एक साथ जो है लिख के कम्युनिटी में एक पोस्ट के रूप में डाले गए हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा सब। ठीक है, तो तीनों आप याद रखना, 24 तारीख के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगला है आपका भारतीय अमेरिकी समीर बनर्जी। तो ये भारत के नहीं है, ये अमेरिका के हैं, ठीक है ना, भारतीय मूल के हैं। समीर बनर्जी जिन्होंने जो है क्या जीता है, तो विंबलडन की जो है जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है समीर बनर्जी ने। और नोवाक जोकोविच और एशले बार्टी ने जो है मेन जो आपका सिंगल खिताब होता है वो सब जीता है। ठीक है, तो जूनियर वाला किसने जीता है, समीर बनर्जी ने। और कहाँ के हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये। ओके, ब्राज़ील को हराकर अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 का फुटबॉल खिताब जीता। तो देखिए ये 2 फुटबॉल कप हैं, ये दोनों फुटबॉल कप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह के फुटबॉल कप। तो ये आपके अर्जेंटीना ने जीता है कौन सा, कोपा अमेरिका 2021। और इटली ने जीता है क्या, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, यानी कि यूरो कप इसको बोला जाता है। तो यूरो कप जो है किसने जीता है, तो ये जीता है इटली ने। और कोपा अमेरिका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कोपा अमेरिका जीता है किसने, अर्जेंटीना ने। ठीक है, तो और ये जो आपका यूरो कप का जो गोल्डन बूट है ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, 5 गोल इन्होंने किए थे। ओके, तो ये दोनों जो है कप आप याद रखना, कोपा अमेरिका के लिए अर्जेंटीना और जो है यूरो कप के लिए इटली को। ओके, अगला आपका असम मंत्रिमंडल ने राज्य के जनजातियों और स्वदेशी समुदायों के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने के लिए एक जो है स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग की स्थापना की गई है। तो स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो असम मंत्रिमंडल के द्वारा की गई है। ये पॉइंट आप याद रखना। ओके, असम के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो वो हैं जगदीश मुखी। और असम के जो है मुख्यमंत्री कौन है, ये आपके नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इनका आप कमेंट करके नाम जरूर बताइएगा नीचे। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 से 30 के लिए जनसंख्या ड्राफ्ट बिल में 2 बच्चों की नीति का प्रस्ताव रखा। तो 2 बच्चों की नीति का प्रस्ताव ये क्या है, ये आप याद रखना कि ये आपके 21 से 30 के लिए 10 वर्ष के लिए एक जनसंख्या का ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इसमें 2 बच्चों की नीति का प्रस्ताव रखा गया है। ओके, अगला आपका कि सोफी एक्लेस्टोन, डेविड कानवे, इन दोनों ने जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने ही दिया जाता है। मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम से में पूछे ही नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अगर पूछे जाएंगे तो जो एग्ज़ाम हो उसके 1 महीने पहले वाला आप याद रखना। जैसे कि अभी जुलाई में एग्ज़ाम है, तो अभी आपका अगस्त में एग्ज़ाम है, तो जुलाई वाला आप याद रखना। सोफी एक्लेस्टोन और डेविड कानवे को जून माह के लिए आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। ओके, हरियाणा की राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन करेगी। तो ये आपका देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होने थे आपके पंचकुला हरियाणा में, ये जो है टाल दिए गए हैं। अब ये कब होंगे, ये आपके होंगे फरवरी 2022 में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है ना। तो पंचकुला हरियाणा में होने वाले थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, अब ये कब होंगे, अब ये होंगे फरवरी 2022 में। पहली बार अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी याक का बीमा किया जाएगा। तो हिमालय के याक का जो बीमा है ये अरुणाचल प्रदेश में जो है पहली बार किया जाएगा। ओके, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है तो ये आपका स्टार्ट किया गया लद्दाख के लेह में। ओके ना, तो याद रखना कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है लद्दाख के लेह में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया। तो भीम का स्टार्टिंग जो है अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है, तो भीम का स्टार्टिंग जो है भूटान में किया गया है, ठीक है ना। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको स्टार्ट किया है। भूटान की राजधानी आप याद रखना, तो भूटान की राजधानी क्या है, तो वो है आपका थिम्पू। और भूटान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं लोटे शेरिंग। और भूटान की मुद्रा क्या है, तो वो है भूटानी गुलट्रम, ठीक है ना, जो है साइलेंट है इसमें। अगला पॉइंट देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख तिब्लिसी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। तो आप याद रखना कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में विदेश मंत्री द्वारा कहाँ पे किया गया, तो वो किया गया जॉर्जिया में, ठीक है। तो जॉर्जिया में जो है महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ओके, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष जिनका नाम क्या है, तो शेर बहादुर देउवा, इनको जो है 5वीं बार नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक।
तो 5वीं बार नेपाल का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया शेर बहादुर देउवा को। ठीक है, तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला पॉइंट है आपका, नेपाल ने पूर्वी नेपाल में शंखू, वासभा व भोजपुर जिला के बीच में जो है 679 लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, आप याद रखना, डायरेक्ट केवल नाम ये याद रखना कि लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत विकसित करेगा। कहाँ पे, नेपाल में विकसित करेगा। और इसके लिए नेपाल ने 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो आप याद बस कर ये याद रखना कि लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना कहाँ पे बनाई जाएगी भारत के द्वारा, तो वो नेपाल में बनाई जाएगी। ठीक है ना, तो इसको भारत बनाएगा नेपाल में। भारतीय नौसेना को अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान, जिसका नाम क्या है, P-8I। तो P-8I क्या है, तो ये आपका पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान है। किस कंपनी का, बोइंग के द्वारा। ये अमेरिका द्वारा भी अभी हाल ही में भारत को दिया गया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका, इसरो जो है 12 अगस्त को क्या करेगा, GSLV F10 रॉकेट पर जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को लॉन्च करेगा। ये लॉन्च तो किया गया 12 तारीख को, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये लॉन्च किया गया था लेकिन ये सफल नहीं हुआ। जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था लेकिन ये सफल हुआ नहीं। ठीक, भारत 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा 2026 में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अगली मेज़बानी के लिए कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की 2026 की मेज़बानी किसके हाथ में है, तो ये है आपके भारत के हाथ में। 1983 विश्व कप विजेता, जो कि इसकी आप जानते हो, यशपाल शर्मा एक क्रिकेटर थे जो कि 1983 के विश्व कप की टीम में ये भी जो है शामिल थे उस समय जब ये भारत ने विश्व कप जीता था पहली बार। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखना यशपाल शर्मा कौन थे, तो यशपाल शर्मा एक क्रिकेटर थे। ओके, भारत और एशिया का पहला, तो अगर एशिया का पहला है तो भारत का भी पहला ही है अगर भारत में बन रहा है तो। ठीक है ना, तो ये क्या है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा के तट पर बनाया जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखना कि आपसे ऑप्शन में राज्य पूछ सकता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो बिहार में बनाया जा रहा है। शहर पूछेगा तो पटना में। ठीक है ना, तो या फिर अगर विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो पटना विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जा रहा है। ओके, हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला, ओके, देश का पहला है तो याद रखना आप लोग, देश का पहला ग्रेन एटीएम, यानी कि ग्रेन का मतलब होता है अनाज, तो इसको अनाज एटीएम भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो पहला जो है अनाज एटीएम जो है स्थापित किया गया कहाँ पे, हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया है। और इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है। ओके, और इसमें जो है क्या है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, यानी कि आप जानते हो आधार कार्ड अब सबसे बड़ा बायोमेट्रिक प्रमाण है हम लोग का, तो उसके हिसाब से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न मशीन के नीचे लगे अब थैला आप लगाएंगे और वो अपने आप भर जाएगा। ठीक है ना, आपको जितना चाहिए उसमें जो है आपके थैले में आ जाएगा, बस खाली आप बायोमेट्रिक जो है अपना अंगूठे का निशान लगा के आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये सबके लिए नहीं है, जिसका जो है उसमें स्थापित किया गया होगा, जो आपके गरीबी रेखा के नीचे होंगे उन्हीं के लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। लद्दाख ने 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। तो लद्दाख ने 2025 तक जो है यूटी, मतलब कि आपका संघ शासित प्रदेश, आप जानते हो लद्दाख संघ एक यूटी है यानी कि संघ शासित प्रदेश है, तो लद्दाख खुद को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किसके साथ समझौता कर रहा है, तो सिक्किम के साथ। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला राज्य जो है, जो आपका पूर्ण जो है ऑर्गेनिक स्टेट था, वो कौन था, सिक्किम था। और अगर पहला आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा कौन पहला केंद्र शासित प्रदेश था, तो वो था आपका लक्षद्वीप। ठीक है ना, तो लक्षद्वीप पहला जो है आपका ऑर्गेनिक यूटी था, और पहला राज्य कौन है, तो वो आपका सिक्किम था। एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के खवाड़ा के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की सबसे बड़ी, याद रखना, देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना कहाँ पे स्टार्ट की जा रही है, तो वो गुजरात में स्टार्ट की जा रही है। किसके द्वारा, एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है देश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक परियोजना। तो देश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक परियोजना कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, तो वो स्टार्ट किया जा रहा है गुजरात के खवाड़ा के कच्छ क्षेत्र में। कौन स्टार्ट कर रहा है इसको, कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, और इसकी क्षमता क्या होगी, 4.75 गीगावाट, यानी कि 4750 मेगावाट। ओके,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। तो ये रुद्राक्ष है क्या? तो रुद्राक्ष वह एक जो है बिल्डिंग है जिसमें जो है क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका रुद्राक्ष कहाँ पे बनाया गया है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है? तो ये है आपके वाराणसी में। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। तो आपको पता होगा कि जब वो प्रधानमंत्री थे, क्या कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे आपके डोनाल्ड ट्रंप। तब उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में एक समझौता कराया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अब्राहम समझौता। ठीक है ना। तो अब्राहम समझौता था। तो ये अब्राहम समझौता आपके यूएई और इजराइल के बीच में हुआ था। तो अब यूएई ने जो है इजराइल में अपना पहला दूतावास खोला है। ठीक है। तो ये दूतावास खोलने वाला, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। इसके अलावा आप याद रखना, अदानी समूह के अदानी समूह जो है अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण जो है जीवीके समूह से किसने कर लिया है? अडानी समूह ने। तो अडानी समूह अब जो है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मालिक बन गया है। इसके अलावा आप ये एक नाम याद रखना इनका, ये एक अभिनेत्री थी, इनका मैंने फ़ोटो लगा दिया ताकि आपको ध्यान रहे, आपने इसको देखा जरूर होगा कहीं फिल्मों में या टीवी में। तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थी ये, इनका नाम था सुरेखा सीकरी। ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट जो भी जिनकी भी मृत्यु होती है उनके जो है कार्य क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो सुरेखा सीकरी जो है क्या थी? तो ये एक अभिनेत्री थी, आप याद रखना। तो सुरेखा सीकरी का हो गया निधन। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये रख दिया गया बनारस। तो मडुआडीह रेलवे स्टेशन जो था इसका नाम अब क्या हो गया है? तो मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। ओके। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि मडुआडीह रेलवे स्टेशन अब बन गया है बनारस रेलवे स्टेशन। अगला पॉइंट है, किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ये आपका किसान सारथी। ठीक है। तो किसान सारथी ऐप जो है किसके लिए है? सही समय पर सही जानकारी देने के लिए किसानों को और उनकी खुद की भाषा में। ओके। तो किसान सारथी ऐप लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला पॉइंट देखते हैं, केरल में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है? मातृ कवचम। तो मातृ कवचम क्या है? तो मातृ कवचम एक जो है कोविड टीकाकरण अभियान है जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए है। और ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है केरल में। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है आपका कि तेलंगाना में शुरू होगा बोनालू उत्सव। अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि ये बोनालू उत्सव आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बोनालू उत्सव जो है कहाँ, किस राज्य का त्यौहार है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये तेलंगाना का त्यौहार है। कौन सा? बोनालू उत्सव। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। तो 10% आरक्षण की घोषणा जो है केंद्र सरकार ने कब का जो है प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन आंध्र सरकार ने अब जो है जुलाई के महीने में 10% आरक्षण की घोषणा की है ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। ओके। भारत, श्रीलंका और मालदीव ये 3 देशों ने वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास किया जिसका नाम क्या है? TTX 2021। तो TTX 2021 एक वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास है जो कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव ने अभी हाल ही में किया है जुलाई के महीने में। ओके। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका नाम क्या था? दानिश सिद्दीकी, ये आपके पुलित्जर पुरस्कार जो है प्राप्त कर चुके हैं। दानिश सिद्दीकी, इनका जो है तालिबानी आतंकियों की गोली लगने से निधन हो गया। ये अफ़गानिस्तान में गए थे जो है तालिबानियों और अफ़गानिस्तानियों के बीच में युद्ध को कवर करने। तो वहाँ पे तालिबानी आतंकियों की गोली से इनकी जो है मृत्यु हो गई है जिनका नाम क्या है? दानिश सिद्दीकी। और ये पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। ठीक है ना। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? ममनून हुसैन। तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो इसीलिए मैंने इसको शामिल कर लिया कि ये ममनून हुसैन थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ममनून हुसैन किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन होगा? तो ये आपके पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। ओके। नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा स्टार्ट की जाएगी। तो पॉड टैक्सी सेवा कहाँ पे स्टार्ट की जाएगी भारत में सबसे पहले? तो वो नोएडा हवाई अड्डे और जो नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जा रही है उसके बीच में जो है ये पॉड टैक्सी सेवा स्टार्ट की जाएगी। अभी आपको पता था कि अमेरिका, जापान, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक कौन सा देश था? जापान, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, 4 देश तो हो गई। इन्होंने एक क्वाड ग्रुप इनका था पहले से, लेकिन अब अमेरिका ने जो है अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ एक नया क्वाड ग्रुप बनाया है। ठीक है ना।
तो ये याद रखना। तो ये इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान पे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। हरियाणा सरकार जल्द ही एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। याद रखना कि उत्तर प्रदेश में क्या है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, एक जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में याद रखना कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना है। और हरियाणा में क्या स्टार्ट किया गया, हरियाणा में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना स्टार्ट किया गया। ठीक है ना, तो ये आप पॉइंट जरूर याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग 89 को। अगला पॉइंट है आपका कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुआ भारत का पहला भिक्षु फल। भिक्षु फल यानी कि इसको मॉन्क फ्रूट स्पेशली बोला जाता है, तो भारत के लिए स्पेशली इसको भिक्षु फल कहा जा रहा है कन्वर्ट करके हिंदी में। तो मॉन्क फ्रूट का उत्पादन जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो वो स्टार्ट किया गया आपके हिमाचल प्रदेश में, और ये भारत में पहली बार स्टार्ट किया गया है। ये कहाँ का है, तो भिक्षु फल यानी कि मॉन्क फ्रूट जो है यह चीन से लाया गया है। ठीक है ना, तो चीन से इसको लाया गया है भारत में, और ये हिमाचल प्रदेश में इसका उत्पादन स्टार्ट किया गया है। ये एक प्राकृतिक स्वीटनर है। ठीक है ना, प्राकृतिक स्वीटनर है, यानी कि जो शुगर के मरीज हैं इसको आराम से खा सकते हैं। ठीक, अगला है आपका निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ये इनकी जो है एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इसको 74वें कान फिल्म समारोह में जो है एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम क्या है, गोल्डन आई पुरस्कार, OLD पुरस्कार या फिर गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया किसको, तो ये दिया गया ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ये आपके सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया किसको, पायल कपाड़िया को। ये भारत की हैं इसलिए मैंने इनको शामिल कर लिया गया, बाकी तो और भी विदेशियों को कई अवार्ड इसमें दिए गए हैं कान फिल्म फेस्टिवल में। RBI के पूर्व गवर्नर जिनका नाम क्या है, विमल जालान, इन्होंने द इंडिया स्टोरी नामक एक पुस्तक लिखी है। तो विमल जालान जो है RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, तो इनकी एक पुस्तक है द इंडिया स्टोरी, तो इसको मैंने शामिल कर दिया। हो सकता है आपके आगामी करंट अफेयर्स के एग्जाम में पुस्तकों के बारे में इनसे पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय कर दिया गया। कोई बहुत हार्ड नहीं है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट है आपका 93 में कि गुजरात के कच्छ जिले में कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखना कि बालिका पंचायत का जो है आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया, तो वो या तो राज्य पूछेगा गुजरात में या फिर गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में। ठीक है ना, तो कुनरिया गांव जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, वहाँ पे बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। और ये बालिका पंचायत में 10 से 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जो गाँव की किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएंगे। तो 10 से 21 वर्ष की, ठीक है ना, तो इस 21 वर्ष जो है मैक्सिमम आयु थी और 10 वर्ष मिनिमम आयु थी इसमें चुनाव लड़ने के लिए। तो ये बालिका पंचायत का शुरुआत किया गया गुजरात के कुनरिया गांव में। ओके, अगला पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 देशों, तो ICC में जो है 3 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं, वो हैं आपके मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। इन तीनों देशों को सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही ICC के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 106। ठीक है, तो मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड, ये 3 देशों को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में शामिल किया गया है ICC के सदस्य देशों के रूप में। ओके, भारत सरकार नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना करेगी। तो ये आप याद रखना कि भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ पे होगी, ये होगी उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर आप जानते हैं, तो वही जो है आपके नोएडा में जो है भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी भारत सरकार के द्वारा। रूस ने S-500 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो S-400 वो अभी जो है किसको बेच रहा है, तो S-400 बेच रहा है वो इंडिया को। ठीक है, और अपने लिए किसका परीक्षण कर रहा है, तो अपने लिए परीक्षण कर रहा है S-500 का। ठीक है, अब उसके पास और उन्नत सफल प्रणाली आ गई, तो अपनी पुरानी प्रणाली को वो भारत को बेच रहा है। चीन ने किया विश्व के सबसे तेज 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण। तो याद रखना ये कौन सी ट्रेन है, तो इसको जो है मैगलेव ट्रेन कहा गया, और ये विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और इसका जो है उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो ये इसका शुरुआत किया गया चीन में। असम राज्य के मुख्यमंत्री, और इनका नाम अभी आपसे कुछ देर पहले पूछा गया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट करके बताए होंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने अब से असम के सभी राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं के लिए सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। तो जो राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत के आए हैं, जो भी असम के खिलाड़ी हैं, उनको जो है सरकारी नौकरी देने का जो है आश्वासन दिया है असम के मुख्यमंत्री ने। ओके,
कोल्लम जिले के पेरमकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया। तो केरल का जो पहला बुक विलेज है वो कौन सा बन गया है, तो कोल्लम जिले का है पेरमकुलम। ठीक है, तो पेरमकुलम जो है केरल का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया है पेरमकुलम को। ओके। पीयूष गोयल राज्यसभा सदन के नेता और मुख्तार अब्बास नकवी क्या बने, तो ये इनको जो है उपनेता बनाया गया। तो याद रखना कि राज्यसभा सदन के जो है नेता ये जुलाई में बनाया गया है, तो हो सकता है आपके अगस्त के एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो राज्यसभा सदन का नेता बनाया गया है किसको, जो ये बनाया गया है आपके पीयूष गोयल को, और उपनेता बनाया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। ठीक है। आर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, इसने जो है भारतीय नौसेना को 25 रिमोट कंट्रोल तोपें सौंपेगा, मतलब अभी सौंपा नहीं है, ये बना करके भारतीय नौसेना को 25 रिमोट कंट्रोल तोपें सौंपेगा। कौन, आर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे है, तिरुचिरापल्ली में। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अरबपति जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट न्यू शेफर्ड की पहली चालक दल की उड़ान अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की, यानी कि ये न्यू शेपर्ड नाम की जो है इनकी इन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट की है। ठीक है ना, जेफ बेजोस ने, जो कि क्या करेगी कि लोगों को जो है अंतरिक्ष में घुमा के लाएगी। ठीक है, तो ये जो है स्टार्ट किया, और इसमें सबसे पहले जो है ये खुद ही जो है यात्रा करके वापस आ गए हैं जेफ बेजोस। अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था कि शिरीष बांदला जो कि एक भारतीय हैं, इनको वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की ओर से जो है अंतरिक्ष में जो है घुमाया गया था। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। तो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो है एक मथुरा रिफाइनरी है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक रिफाइनरी है जो कि कहाँ पे है, मथुरा में, और वहीं पे जो है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जा रहा है। तो ये देश का पहला है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनाया गया है, मथुरा रिफाइनरी में, किसकी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। ओके। अगला पॉइंट है कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। तो पेड्रो कैस्टिलो को जो है पेरू का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। पेरू की राजधानी क्या है, तो ये आपकी लीमा है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है आपकी सोल। ठीक है, तो पेड्रो कैस्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि एरियल हेनरी को औपचारिक रूप से हैती के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। तो हैती इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हैती में अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था कि हैती के राष्ट्रपति को उनके घर में घुस करके गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना, तो उनके जो है वहाँ पे जो है वहाँ पे नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। तो ये जो है आप याद रखना, एरियल हेनरी। ठीक है, हैती की राजधानी क्या है, तो वो है आपकी पोर्ट ओ प्रिंस, और वहाँ की मुद्रा है हैतियन गुर्ड। ओके। अरमाने गिरधर, ये आपके आईएएस हैं, इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, आप नाम इसको जानते हैं बेहतर रूप से। NHAI का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है अरमाने गिरधर को। अरमाने गिरिधर को जो है NHAI का अध्यक्ष बनाया गया है। NHAI कितनी इंपॉर्टेंट संस्था है आप सब जानते हैं, तो अरमाने गिरधर का नाम भी आप जरूर याद रखना। ठीक है ना, NHAI की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1988 में। NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी, और मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसका स्थापना 1988 में अरमाने गिरधर को इसका जो है प्रमुख बनाया गया है। DRDO ने जो है एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि DRDO ने मैन पोर्टेबल, यानी कि मैन इसको ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब कि मैन को ले जा सकता है। ठीक है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो ये है G सतीश रेड्डी, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखना, तो 1958 में। ठीक है ना, तो G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1958। ओके। DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश NG, आकाश पहले से ही थी, इसका एक न्यू जनरेशन बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, आकाश NG, और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आपको ये याद रखना है, आपको डायरेक्ट ये दे देता है कि आकाश किस तरह की मिसाइल है, तो आकाश जो है एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, आप ये याद रखना। और इस तरह की मिसाइलों का निर्माण कौन करता है, तो वो DRDO ही करता है। ठीक है ना,
अगला पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मेजबान के रूप में चुना है। तो अब जो है, अभी आपको पता है कि अभी जो है कहाँ पे हुए थे, 2020 ओलंपिक टोक्यो में हुए थे, ठीक है। उसके बाद अब आपके 2024 में होंगे। 24 में कहाँ पे होगा, तो 24 में होगा आपके पेरिस में, ठीक, पेरिस में होगा। और उसके बाद 2028 में कहाँ पे होगा, तो 2028 में होगा आपके लॉस एंजल्स अमेरिका में, ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो उसके बाद जो है, तो 28 के बाद आप सब जानते हैं कि 28 के बाद होगा 32 में, तो 32 में कहाँ पे होगा, तो 32 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में जो है, ब्रिस्बेन शहर को मेजबान के रूप में चुना गया है। तो अब 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो है ओलंपिक खेल होंगे। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। याद रखना, जो कोविड-19 से बच्चे अनाथ हुए थे उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई और इसमें प्रभावित बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक हर माह 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जब तक वो बच्चे जो जिनके माता पिता की डेथ हो गई है कोविड की वजह से, उनको जो है जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तो उनको तब तक जो है 4,000 रुपये हर महीने जो है प्रदान किए जाएंगे। और लड़कियों के लिए जब उनकी शादी होगी तब 1,01,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। यानी कि लड़कियों की जब शादी की जाएगी तो उस समय उनको 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। ओके। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने, ये याद रखना कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, विश्व का नहीं है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने संदेश झिंगन को AIFF फुटबॉल पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो है इनको चुना गया है। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है संदेश झिंगन को, ठीक है, तो भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है नंगंगोम बाला देवी को, ठीक। तो संदेश झिंगन और नंगंगोम बाला देवी का नाम आप याद रखना। तो इनको क्रमशः जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरुष और फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिला जो है चुना गया है। ओके। अगला है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहरों को, तो ओरछा और ग्वालियर आपके मध्य प्रदेश के शहर हैं, इनको जो है यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना, ये दूसरा है, आप याद रखना, ठीक है ना। ये कोई विरासत स्थल या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है आपका ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के तहत मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहरों का चुनाव किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना, हिस्ट्रिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत जो है मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहर का चुनाव किया गया है, ठीक है ना। और इस सूची में जो है वाराणसी और अजमेर पहले से ही शामिल हैं, ये भी आप याद रखना कि वाराणसी और अजमेर जो हैं वो इस सूची में पहले से ही शामिल हैं। अब इसमें जो है ओरछा और ग्वालियर को भी शामिल कर लिया गया है। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव जिनका नाम क्या है, रश्मि रंजन दास, इनको 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की कर समिति का सदस्य किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है रश्मि रंजन दास को, ठीक है। 2021 से 25 की अवधि के लिए रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इनको जो है संयुक्त राष्ट्र में एक सदस्य बनाया गया है। तो रश्मि रंजन दास का नाम आप याद रखना। तो ओके। भारतीय ओलंपिक संघ ने BK सिन्हा को भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया था। तो प्रेस अताशे किसको बनाया गया था, ये भारतीय दल के साथ गए थे। तो BK सिन्हा को ये जो है भारतीय ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नियुक्त किया गया था भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ओलंपिक इस वर्ष हुए हैं तो आपको ओलंपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं और इसकी स्थापना जो है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट है ओलंपिक से संबंधित, वो है आपके बांग्लादेश के ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं, पहले से ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, जिनका नाम क्या है, मोहम्मद यूनुस को टोक्यो खेलों में ओलंपिक लारेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो याद रखना कि ओलंपिक लारेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है मोहम्मद यूनुस को, जो कि कहाँ के हैं, ये हैं बांग्लादेश के। ओके। अब आपके आगे टोक्यो ओलंपिक, तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में आप सबको पहले से पता होगा तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा।
बस खाली आप जल्दी जल्दी से देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि इसका आयोजन जो है 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक हुआ। कहाँ पे हुआ? टोक्यो जापान में। और ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये किस नंबर के ओलंपिक थे, तो ये 32वें नंबर के ओलंपिक थे, ठीक है ना। 32वें नंबर के ओलंपिक थे। इसका शुभंकर कौन था? तो शुभंकर था आपका मिराई तोबा, ठीक है, मिराई तोबा इसका शुभंकर था। और ये आप याद रखना कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो वो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थी। मैरी कॉम एक मुक्केबाज है, मनप्रीत सिंह जो है इंडियन हॉकी टीम के जो है कप्तान हैं। ओके। और जब समापन समारोह हुआ तो उस समय जो है बजरंग पूनिया जो है ध्वजवाहक थे। ओके ना। और इसमें सबसे पहले जो है आप सब जानते हैं कि मीराबाई चानू ने जो है रजत पदक जीता था। 202 किलोग्राम इन्होंने उठाया था और रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता। और किस कैटेगरी में जीता? तो ये 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता था। और 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। तो यानी कि पहला भारतीय जो है जिसने ओलंपिक 2020 में पदक जीता वो कौन थी? तो वो थी आपकी मीराबाई चानू। और इन्होंने जीता था रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। फिर उसके बाद पीवी सिंधु ने जो है टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन की महिला एकल प्रतिस्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो इन्होंने हराया था चीन की ही बिंग जियाओ को हराया था और कांस्य पदक जीता था। इनका नाम क्या है? पीवी सिंधु। कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। इसके बाद इसी जीत के साथ पीवी सिंधु ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। यानी कि इसके पहले जो है जब 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था तब भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है ना। इस बार इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये इनके पास व्यक्तिगत रूप से 2 ओलंपिक मेडल हो गए हैं, ठीक है। तो ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। कौन है ये? पीवी सिंधु, ठीक है ना। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन, ठीक है। तो लवलीन बोरगोहेन एक जो है नया नाम आप सब लोगों के सामने आया है। तो लवलीन बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और ये भी एक भारतीय मुक्केबाज थी। इसके बाद जो है कांस्य पदक किसने जीता? उसके बाद कांस्य पदक जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। और इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था जर्मनी को, ठीक है ना। तो जर्मनी को हरा करके इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। इसके बाद आप सब जानते हैं कि रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम वर्ग, अधिकतर वर्ग भी पूछ लिए जाते हैं थोड़ा सा कठिन करने के लिए। तो रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने क्या जीता? रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा, आप सबको इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 87.58 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था, ठीक है। तो 87.58 मीटर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। तो इतनी दूर तक इन्होंने फेंका था। इसके बाद बजरंग पुनिया को क्या मिला है? तो बजरंग पुनिया को मिला है कांस्य पदक। और बजरंग पुनिया को जो ये कांस्य पदक मिला है ये 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है। 8-0 से इन्होंने हराया था, ठीक है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और है ये आपका कि चीन के जो है यांग कियान जो हैं इन्होंने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता। और इन्होंने जीता था किसमें? शूटिंग में, ठीक है ना। तो शूटिंग में यानी कि बंदूक चलाने में 10 मीटर के शूटिंग होती है, उसमें इन्होंने जीता था यांग कियान ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक। और जापान की मोमिजी निशिया जो थी ये सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई, यानी कि इस 13 साल 330 दिनों में ही इन्होंने ओलंपिक पदक जीत लिया, ठीक है। अगला देखिए। अब इसमें जो है शार्ट में है तो आप क्या करना कि जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जो है आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे जब चैनल के तो वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी फ़ोटो इस तरह से मैंने वहाँ पे डाल दी है तो आप देख लेना। यही सब अभी अभी जो बताया है वही सब है, तो आप लोग इसको आराम से देख लेना। वहाँ पे टेलीग्राम से जाके इसकी फ़ोटो डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोग अब देखेंगे। अगला है आपका कि भारत की सबसे उम्र दराज छात्रा जिनका नाम क्या था? भागीरथी अम्मा, ठीक है। इनका 107 साल की उम्र में निधन हो गया। ये कहाँ की हैं? केरल की थी, ठीक है। केरल की थी ये, भारत की सबसे उम्र दराज जो है ये छात्रा थी, ठीक है ना। तो इन्होंने 107 साल की उम्र में पढ़ाई कर रही थी ये, तो इनका निधन हो गया। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला ये याद रखना आप लोग, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है एक। तो 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है दुनिया का पहला कहाँ पे खोला गया है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, ओके। अगला आपका वरिष्ठ IPS अधिकारी जिनका नाम है नासिर कमल। तो नासिर कमल इंपॉर्टेंट नाम है ये। इसके जो है किसके जो है महानिदेशक बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। कौन? तो ये हैं नासिर कमल, ठीक है। तो नासिर कमल को नागरिक
उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद आप याद रखना शिव नाडार, ये इन्होंने क्या दे दिया, HCL टेक के MD पद से इस्तीफा दे दिया। तो शिव नाडार जो है बहुत दिनों से जो है HCL आपकी कंपनी है, भारतीय कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, तो इसके पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब जो है प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो अब नियुक्त किया गया है विजय कुमार को। ठीक है था, ठीक है। तो विजय कुमार को अब प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पहले शिव नाडार ने HCL के टेक के MD पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला है आपका वर्ल्ड नंबर 1 पैरा सेटलर, जिनका नाम क्या है, प्रमोद भगत, को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया। तो किसको जो है चुना गया, प्रमोद भगत को चुना गया है 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि विकलांग है तो विकलांग स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर, या फिर इसी तरह से पूछा जाएगा आपकी डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो ये चुना गया है प्रमोद भगत को। ओके, अगला जो है इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखना, आने वाले एग्जाम्स में लगातार ये पूछे जाएंगे। तेलंगाना के वारंगल के पास है ये कौन सा, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को क्या किया गया है, इसको जो है रामाप्पा मंदिर भी कहा जाता है। पहले तो ये जानिए आप कि जो आपका काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है इसे रामाप्पा मंदिर भी कहा जाता है, और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। तो याद रखना कि विश्व विरासत सूची में अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया है, तो 2 को शामिल किया गया है। एक तो आपका धौलावीरा है, यहाँ पे अभी इसके बाद इसे ही बताया जाएगा, और उसके पहले जो है 39 नंबर पे किया गया था, किसको 39 नंबर पे किया गया आपका काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, यानी कि रामाप्पा मंदिर को, जो कि कहाँ पे है, तेलंगाना में। इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हाँ, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के दौरान, शासन के दौरान किया गया था, वो आप याद रखना। ठीक, उसके बाद 40वां जो है विश्व धरोहर स्थल कौन है, तो ये बनाया गया धौलावीरा को, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। तो 39 नंबर पे आपका रामाप्पा टेम्पल या फिर रुद्रेश्वर टेम्पल था, जो कि तेलंगाना का है। उसके बाद 40वें नंबर पे जो है आपका धौलावीरा, ये आप जानते हो कि ये एक हड़प्पा युगीन महानगर था, गुजरात में स्थित है धौलावीरा। इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इसी के साथ जो है भारत में जो है यूनेस्को की जो है कितनी विश्व विरासत स्थल हैं, तो ये अब 40 विश्व विरासत स्थल जो है भारत में हो गए हैं यूनेस्को के। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप सब जानते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आप सबको पता है जिनेवा में है। तो इसके एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2019 के कृषि निर्यातकों की सूची में 9वें स्थान पर, यानी कि भारत से जो चीज़ें निर्यात की गई कृषि से संबंधित, ठीक है, पूरे विश्व से जो चीज़ें निर्यात की गई उसमें भारत जो है 9वें स्थान पे है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन ने ये रिपोर्ट जारी किया था, और इस सूची में यूरोपियन यूनियन प्रथम स्थान पे है। तो यूरोपियन यूनियन इसमें प्रथम स्थान पे है, और भारत का स्थान कौन सा है कृषि निर्यातकों की सूची में, तो ये है 9वां स्थान। ओके, अगला देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कार्नाड संगमा के साथ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में, आप डायरेक्ट ये याद रखना कि ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, तो ये उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, मेघालय में। क्या नाम है इसका, ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना। ठीक है, तो ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, आपसे बस यही पूछा जाएगा, तो ये आपके मेघालय में शुरू किया गया है। आप बस ये पॉइंट याद रखना। ओके, अगला जो है, अगला आपका गोल्डन राइस वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलीपींस जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो याद रखना कि दुनिया का पहला देश जिसने जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है, वो कौन है, तो वो है आपका फिलीपींस। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। असम के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, तो आपको याद ही हो गया होगा, कई बार आपको बता दिया गया। डीमा हसाओ और मांदेर डीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाल ही में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई, तो वो आप याद रखना, वो रखा गया असम में। ओके, BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो ये पता है कि पहले BS येदियुरप्पा थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कौन है, तो अब हैं बसवराज S बोम्मई। तो बसवराज S बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया है, और कर्नाटक के राज्यपाल अभी आपको ऊपर बताया गया थावर चंद गहलोत, जो कि पहले
सामाजिक अधिकारिता मंत्री थे, लेकिन अब वर्तमान में सामाजिक अधिकारिता मंत्री नए कौन बना दिए गए, तो नए बना दिए गए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है ना, तो वीरेंद्र कुमार को नया जो है सामाजिक अधिकारिता मंत्री बना दिया गया, और जो पहले थे थावरचंद गहलोत, इनको कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। और बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं। भारतीय नौसेना का जहाज जो कि है आपका तलवार, इसका नाम है तलवार। ठीक है, भारतीय नौसेना का जहाज है। इसने अफ्रीका के पूर्वी तट पर हो रहे अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस, तो कटलैस एक्सप्रेस एक्सरसाइज में जो है भाग ले रहा है कौन, भारत का जहाज है जिसका नाम क्या है, तलवार। ठीक है ना, तो ये कटलैस एक्सप्रेस जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है अफ्रीका के पूर्वी तट पे। अगला पॉइंट है कि आपका नासा ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की विस्तृत जांच करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन जो है लॉन्च करने के लिए इसको कौन सेवा प्रदान करेगा, तो स्पेसएक्स। तो आप बस डायरेक्ट ये याद रखना कि यूरोपा क्लिपर मिशन किस ग्रह के लिए है, तो ये बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा जिसका नाम है यूरोपा के लिए है। और किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है ना, तो यूरोपा क्लिपर मिशन फिर बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा के लिए लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा, नासा के द्वारा। अगला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि भारत सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया है आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए भारत में कोई बहुत ज़्यादा स्कोप टाइप का नहीं था, कोई बहुत स्पेशल कोई संस्था नहीं थी। तो अब जो है एक नेशनल उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया गया है कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे में, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके, अगला पॉइंट है 132 नंबर का कि आपका मध्य प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने और रोजगार से इसे जोड़ने के लिए सरकार ने एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है, देवारण्य। तो देवारण्य योजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और यह योजना राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। जो नॉर्मल क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए नहीं है ये योजना आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है देवारण्य योजना। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी आपको बताया गया था कौन बनाए गए हैं नए, मंगूलाल छगन भाई पटेल। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका पुरी उड़ीसा। भारत का ये पहला शहर बन गया है जहां लोग 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ड्रिंक फ्रॉम टैप, यानी कि नल से डायरेक्ट जो है पीने वाला पानी उनको प्राप्त होगा 24 घंटे, वो भी अच्छा जो है उच्च गुणवत्ता वाला। ये कौन सा शहर, भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो वो बन गया है पुरी उड़ीसा। ठीक है, तो पुरी उड़ीसा बन गया है। राजनाथ सिंह आप नाम याद रखना, दुशांबे ताजिकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। अब इसको शामिल करने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन के 2021 में जो भी बैठक होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो दुशांबे ताजिकिस्तान में होंगे। ठीक है, तो दुशांबे ताजिकिस्तान में जो है संघाई सहयोग संगठन के 2021 के सारे बैठक होंगे। ओके, अगला है आपका भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम इंद्र है। तो इंद्र आप सब जानते हैं कि भारत, इंडिया और रसिया के बीच में होता है। तो इंद्र 2021 जो है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो इंद्र 2021 जो है आयोजित किया जा रहा है वोल्गोग्राद। वो वोल्गोग्राद कहाँ पे है, तो वोल्गोग्राद रूस में है। ठीक है ना, तो वोल्गोग्राद रूस में जो है भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र जो है आयोजित किया जा रहा है। तो ये रूस में आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार जो है एक गरिमा गृह स्थापित करेगी। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गरिमा गृह का संबंध किस चीज़ से है, तो आप याद रखना कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह का स्थापना की जाएगी। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो हैं उनसे संबंधित है गरिमा गृह। ओके, नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, तो नजीब मिकाती। तो मुझे बस खाली ये बताना था कि लेबनान की राजधानी क्या है, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत और मुद्रा क्या है, लेबनानी पाउंड। तो आप याद रखना कि लेबनान की राजधानी है बेरूत। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा तो उसकी राजधानी पूछी जाएगी। अगला है आपका कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। तो ये आप याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय का है ये, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला अपने भारत का एकमात्र शहर कौन है, तो वो आपका इंदौर शहर है। ठीक है, तो इंदौर आप सब जानते हैं कि स्वच्छता के मामले में भी ये नंबर 1 पे है। ठीक है, अगला है कि कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में, यानी कि जो जितने भी सरकारी सेवाएं हैं कर्नाटक राज्य की,
उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला राज्य जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी सरकारी नौकरियों में 1% का आरक्षण दिया है, तो वो कौन है? तो वो आपका कर्नाटक राज्य है। ठीक है ना, तो कर्नाटक पहला राज्य है जिसने जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री के बारे में अभी आपने पढ़ा, बसवराज बोम्मई हैं। अगला पॉइंट आपका है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन थे? अभी अभी राकेश अस्थाना थे। इनको तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त यानी कि दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। तो ये पहले क्या थे? तो ये पहले बीएसएफ के महानिदेशक थे, लेकिन अब राकेश अस्थाना जो है क्या है? तो याद रखना जरूर, इंपॉर्टेंट है ये आपका, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बना दिए गए हैं राकेश अस्थाना को। ओके। जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23% हिस्सेदारी लद्दाख को मिली, यानी कि अभी आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है दोनों को एक केंद्र शासित, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर बैंक करके एक बैंक होता था, तो उसमें जो है उस बैंक में अब जो हिस्सेदारी है तो इसमें 8.23% हिस्सेदारी किसको मिल गई? तो ये मिली लद्दाख को। ठीक है ना। पहली बार खगोलविदों ने नासा के हबल टेलीस्कोप में बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमीड के वातावरण में जल वाष्प के प्रमाण का खुलासा किया। तो जल वाष्प का प्रमाण अभी हाल ही में कहाँ पे मिला है? तो ये मिला है कहाँ पे? बृहस्पति के चंद्रमा, और ये जानते हो इसका नाम क्या है? गैनीमीड पर। ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये आपके नंदू नाटेकर। तो आप नंदू नाटेकर आप याद रखना कि किस खेल से संबंधित है। अधिकतर जिसका निधन होता है उसका जो है संबंधित जो है फील्ड पूछ लिया जाता है। तो नंदू नाटेकर जो है एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे और इनको अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है ना। तो ये सब आपके हार्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं क्योंकि इन सब का जो है नाम याद नहीं रहता है। अगला आपका है, केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नाम की नई पहल स्टार्ट की है। तो आप याद रखना कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो वो केरल पुलिस के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है ना। वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया यूएसए 2021 चुना गया। तो ये इंडिया की नहीं, मिस इंडिया यूएसए चुना गया है। ठीक है ना। तो मिस इंडिया यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, लेकिन आप याद रखना क्या नाम है इनका? वैदेही डोंगरे। ओके। वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। हाँ, ये वाला आप याद रख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है वंतिका अग्रवाल ने। ओके। नागालैंड से राजा मिर्च की एक खेप जिसको किंग मिर्च या किंग चिली या भूत जोलोकिया भी कहा जाता है, इसको पहली बार लंदन में निर्यात किया गया। तो ये जो है आपका किंग मिर्च या राजा मिर्च या फिर जो आपकी भूत जोलोकिया है, ये कहाँ की है? तो ये आपके नागालैंड की ये संबंधित है। ठीक है। और इसको पहली बार कहाँ पे निर्यात किया गया? तो पहली बार इसको लंदन में निर्यात किया गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोरपैट का 36वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। तो कोरपैट अभी हाल ही में किसके किसके बीच आयोजित किया जा रहा है? तो वो है आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ओके। अगला आपका आशा भोसले को क्या दिया गया? तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से कौन सम्मानित हुए हैं? तो वो हैं आपकी आशा भोसले। ठीक है। अगला आपका 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता दी गई है अभी हाल ही में। तो भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य हैं जिनको CATS की मान्यता दी गई। कौन कौन से हैं? मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु के हैं। उसके अलावा आपका कौन कौन है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक का है। उसके अलावा पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ का है? केरल का है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से भी एक टाइगर रिजर्व जो है ये शामिल किया गया है। और इसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? बिहार में। तो इन जो है इन सबको जो है, और पेंच टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व ये आपके मध्य प्रदेश में। तो इन 14 को जो है CATS में शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो है करंट अफेयर्स को अच्छे लगे होंगे। ठीक है ना। क्योंकि अच्छे अच्छे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको क्या करेंगे? आप इसको शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है। और वीडियो को आप अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप लाइक करके आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो कंप्लीट आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने ये वीडियो पूरा देखा है। ठीक। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।